हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन तथा डी इलेक्ट्रॉन्स का वितरण। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस प्रकार से होता है और डी इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से भरे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। चतुष्फलकीय संकुल में आपको पता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ में 4 लिगेंड चतुष्फलकीय ज्यामिति में जुड़े हुए होते हैं। ये चारों लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अक्षों के मध्य से केंद्रीय परमाणु की ओर अग्रसर होते हैं। लिगेंड्स किस प्रकार से आएंगे? बिटवीन द एक्सिस। अब हमने पहले पढ़ा था डी कक्षक 2 प्रकार के होते हैं, T2G ऑर्बिटल्स, EG ऑर्बिटल्स। T2G ऑर्बिटल्स कौन से थे? जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और EG ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? जिनकी लोब्स अलोंग द एक्सिस होती है। अब यहाँ लिगेंड्स आ रहे हैं बिटवीन द एक्सिस। T2G कक्षक की पालियां हैं वो भी बिटवीन द एक्सिस होती है, इसलिए ये अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करती है और T2G कक्षक हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। इसके विपरीत EG कक्षक अलोंग द एक्सिस होते हैं, वो आने वाले लिगेंड से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर है, इसलिए कम प्रतिकर्षण अनुभव होता है और ये निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। इसे हम एक आरेख के द्वारा दिखा सकते हैं। ये हमारे 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स समभ्रंश डी कक्षक है। पांचों की एनर्जी लेवल समान है। जब लिगेंड जुड़ने के लिए आएगा केंद्रीय धातु आयन के पास, तो T2G कक्षक हायर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे, EG कक्षक लोअर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे। T2G कक्षक और EG कक्षकों के मध्य ऊर्जा का जो अंतर है उसे हम दिखाते हैं डेल्टा T से। T यहाँ दिखा रहा है टेट्राहेड्रल। 1 डेल्टा T इज इक्वल्स टू 10 dQ। चतुष्फलकीय संकुल के लिए डेल्टा T हमेशा ही P से कम होती है, ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा और हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। चाहे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। अब लेते हैं डेल्टा T और डेल्टा O के मध्य संबंध। डेल्टा T क्या है? CFSE का मान टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और डेल्टा O क्या है? CFSE का मान है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा O, यानी कि डेल्टा T का मान हमेशा डेल्टा O से बहुत कम होता है। इसके 2 रीजन हैं। पहला, चतुष्फलकीय संकुल में 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं, जबकि अष्टफलकीय संकुल बनता है तो 6 लिगेंड आते हैं। 6 लिगेंड आने के कारण स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, इसलिए डेल्टा O का मान ज़्यादा होगा। दूसरा रीजन क्या है? चतुष्फलकीय संकुल में आने वाले लिगेंड बिटवीन द एक्सिस आते हैं, वो T2G कक्षक की एकदम सीध में नहीं होते हैं। जबकि अष्टफलकीय संकुल बनता है तो 6 लिगेंड अलोंग द एक्सिस आते हैं और वो EG कक्षकों की एकदम सीध में होते हैं, इसलिए रिपल्शन ज़्यादा होता है, स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। इन 2 रीजन्स के कारण डेल्टा T का मान डेल्टा O से कम होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं चतुष्फलकीय संकुल के लिए CFSE का मान ज्ञात करना। फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? -0.6 NEG प्लस 0.4 NT2G डेल्टा T। यहाँ पर NEG क्या है? EG कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। T2G यहाँ पर क्या है? T2G कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हमने एक टेबल बना रखी है, जैसे हमने अष्टफलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉन का वितरण पढ़ा था, वैसे ही अब हम चतुष्फलकीय संकुल आयनों में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण पढ़ेंगे। डी इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से फिल होंगे। पहला हमने लिया है
D1 विन्यास, यानी कि संकुल धातु आयन या परमाणु का विन्यास है D1। इलेक्ट्रॉन्स स्प्लिटिंग के बाद में कैसे भरे जाएंगे, हमें पता है चतुष्फलकीय संकुलों में स्प्लिटिंग के बाद Eg आ जाते हैं लोअर एनर्जी लेवल पर, T2G जाते हैं हायर एनर्जी लेवल पर, और इलेक्ट्रॉन्स पहले किस पे भरे जाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल वाले कक्षकों में। इसलिए D1 1 इलेक्ट्रॉन है, भरा जाएगा Eg कक्षक में, विन्यास होगा Eg1 T2G 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। म्यू का मान कैलकुलेट करेंगे, म्यू बराबर √n × n+2, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे n की, मान आएगा 1.73। D2 विन्यास है, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है हमें दोनों Eg कक्षक में, विन्यास हो जाएगा Eg2 T2G 0। D3 विन्यास के लिए हमने पहले पढ़ा चतुष्फलकीय संकुलों के लिए हमेशा ही डेल्टा T का मान पेयरिंग एनर्जी से कम होता है, इसलिए पेयरिंग नहीं होगी भले ही लिगेंड कोई भी हो। इसलिए T3 विन्यास में सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन Eg में भरने के बाद पेयरिंग नहीं होती, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाता है T2G कक्षक में, इसलिए विन्यास क्या हो जाएगा इसका, Eg2 T2G 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3, म्यू का मान आ जाएगा 3.87। नेक्स्ट है हमारा D4 विन्यास। D4 में कैसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए Eg में, और नेक्स्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाएंगे T2G कक्षकों में, विन्यास हो जाएगा Eg2 T2G 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, म्यू का मान आएगा 4.89। नेक्स्ट है हमारा D5 विन्यास। D5 विन्यास के लिए T2 Eg में भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो Eg2 T2G 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, म्यू का मान आएगा 5.91। नेक्स्ट है हमारा D6 विन्यास। D6 में कैसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, अब 5 इलेक्ट्रॉन सिंगल भरने के बाद अब पेयरिंग शुरू होगी, Eg में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हमने पहले, Eg में 1 2 3 4 5 और 6th जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वापस आ जाएगा अब Eg कक्षक में, तो विन्यास हो जाएगा Eg3 T2G 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, म्यू का मान आएगा 4.89। नेक्स्ट है हमारा D7 विन्यास। D7 में 5 इलेक्ट्रॉन पहले हमने सब में सिंगल भरे, 6 इलेक्ट्रॉन आएगा Eg में, 7th भी आएगा Eg में, तो विन्यास क्या हो जाएगा Eg4 T2G 3, n का मान आएगा 3 और म्यू का मान आएगा 3.87। नेक्स्ट है हमारा D8 विन्यास। D8 के लिए विन्यास क्या हो जाएगा हमारा Eg4 T2G 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 और म्यू का मान आएगा 2.82। D9 के लिए कैसे भरे जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन सिंगल भरे, उसके बाद 6, 7th, 8th और 9th इलेक्ट्रॉन भरा, विन्यास हो गया Eg4 T2G 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, म्यू का मान आएगा 1.73। D10 विन्यास के लिए Eg4 T2G 6। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0 और म्यू का मान भी आएगा 0। ये तो हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, n का मान और चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान क्या आता है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE का मान। CFSE का फॉर्मूला हमने पहले बताया है आपको, ये -0.6 NEG प्लस 0.4 NT2G। पहले हम देखते हैं D1 इलेक्ट्रॉन के लिए संकुल आयन का विन्यास है D1, तो उसके लिए CFSE का मान क्या होगा। फॉर्मूला में वैल्यू रखी हमने -0.6 इंटू NEG। NEG क्या है, Eg कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है Eg में 1, तो हमने यहाँ रखा 1 प्लस 0.4 NT2G। NT2G का मतलब T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन है तो हमने यहाँ वैल्यू रखी है 0।
इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी CFSE की -0.6। इसी प्रकार सेकंड D2 विन्यास के लिए वैल्यूज़ क्या क्या रखी जाएगी, NEG का मान रखेंगे यहाँ पर हम 2 और NT2G का मान यहाँ पर रखेंगे हम 0। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी -1.2 डेल्टा T। नेक्स्ट है हमारा D3 विन्यास। D3 विन्यास के लिए NEG यानी EG ऑर्बिटल में कक्षकों की संख्या रखी हमने 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या और NT2G यानी कि T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 1, तो हमने यहाँ वैल्यू रखी है 1। NT2G की वैल्यू क्या हो गई, 1। कैलकुलेट करेंगे तो मान आएगा हमारे पास -0.8 डेल्टा T। इसी प्रकार से हमें आगे की भी सारी कैलकुलेशंस करनी है। कुछ कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर की है, नीचे जो खाली रखे हैं कॉलम उसमें आप खुद कैलकुलेट करके CFSE की वैल्यूज़ रखनी है। ये तो था क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन की व्याख्या। अब हम लेते हैं संकुल के रंग। हमने पहले पढ़ा था VBT थ्योरी बॉन्डिंग को समझाती है, चुंबकीय प्रवृत्ति को समझाती है, पर संकुल के रंग की व्याख्या नहीं करती है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा संकुलों के रंग की व्याख्या करना संभव है। किसी भी संकुल यौगिक के रंग को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। लिगैंड की उपस्थिति में केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के D कक्षकों का विपाटन 2 ऊर्जा स्तरों में हो जाता है, T2G और EG ऑर्बिटल्स में। संकुल आयन का रंग DD संक्रमण के कारण होता है। DD संक्रमण का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक D कक्षक से दूसरे D कक्षक में जाना। इस प्रकार के संक्रमण में धातु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था यानी कि जो लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स थे उसमें से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा, उसको हम कहते हैं DD संक्रमण। इस DD संक्रमण के कारण इस DD संक्रमण के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है, यदि वो प्रकाश के दृश्य परास में से अवशोषित होती है तो वह संकुल आयन अवशोषित प्रकाश के पूरक रंग का दिखाई देता है। इसे हम एक एग्जाम्पल लेकर क्लियर करेंगे। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है TiS2O6 3- संकुल का। अब इस संकुल के अंदर हम टाइटेनियम का ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा, Ti+3। Ti+3 आयन का विन्यास क्या होगा, टाइटेनियम का विन्यास होता है 3D2 4s2। Ti+3 है यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब Ti+3 का विन्यास क्या होगा, 3D1 4s0। ये टाइटेनियम आयन का दिया हुआ है विन्यास। जब टाइटेनियम आयन है 5D ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पर है और D1 विन्यास है, एक इलेक्ट्रॉन हमने भर रखा है। जब S2O6 H2O लिगैंड्स अप्रोच करते हैं तो स्प्लिटिंग हो जाएगी। ऑक्टाहेड्रल संकुल है इसलिए EG हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा, T2G ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी लेवल पर आएंगे। अब जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, अब T2G कक्षक में लोअर एनर्जी वाले में। विन्यास हो जाएगा इसका T2G1 EG0। अब यह संकुल आयन प्रकाश की 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश ग्रीन लाइट का अवशोषण करके ये इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक से चला जाता है EG कक्षक में। इस प्रकाश का अवशोषण किस रेंज में हो रहा है, दृश्य प्रकाश का हो रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम की ग्रीन लाइट का। इसका पूरक रंग होता है बैंगनी, तो ये संकुल हमको किस रंग का दिखाई देगा, बैंगनी रंग का। यहाँ तक क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व। उपसहसंयोजक यौगिक केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड के मध्य बॉन्डिंग से बनते हैं।
माना कि कोई केंद्रीय धातु आयन है Mn+, वो लिगेंड L के साथ जुड़कर एक संकुल आयन बना रहा है MlXn+। इक्वेशन हम इस प्रकार से लिखेंगे, Mn+ आयन प्लस XL, X यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। संकुल कौन सा बन रहा है हमारा, MlXn+। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से इस साम्य के लिए हम साम्य स्थिरांक लिखेंगे। तो साम्य स्थिरांक K का मान क्या होगा, MlXn+, यहाँ पर आएगी प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन क्रियाकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल। अपॉन में क्या आ जाएगा, Mn+ प्लस Lx। साम्य स्थिरांक को हम यहाँ पर स्थायित्व स्थिरांक के द्वारा दिखाते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा है Ks। किसी भी संकुल के लिए Ks का मान जितना ज़्यादा होता है वह संकुल उतना ही अधिक स्थायी होता है। सीधे एग्जाम्पल्स, एक संकुल आयन हमने लिया AgNH3 की होल ट्वाइस प्लस, दूसरा संकुल आयन है AgCN की होल ट्वाइस माइनस। इसके लिए Ks का मान है 1.6 × 10⁻⁷ और दूसरे AgCN की होल ट्वाइस माइनस के लिए Ks का मान क्या है, 5.4 × 10⁸। अब यहाँ पर Ks की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है, AgCN की होल ट्वाइस की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब AgCN की होल ट्वाइस माइनस इस संकुल आयन का स्थायित्व ज़्यादा होगा। नाउ वी स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक हमने लिया है केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व। आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश और त्रिज्या का अनुपात। आवेश घनत्व बढ़ेगा तो संकुल यौगिकों का स्थायित्व भी बढ़ता है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। एग्जाम्पल हमने लिया है FeCN की होल 6 3- और FeCN की होल 4 2- आयन। इन दोनों में से स्थायित्व किसका ज़्यादा होगा, FeCN की होल 6 3- आयन का स्थायित्व ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें Fe आयन Fe3+ स्टेट में है और इस संकुल में Fe2+ स्टेट में है। चूँकि Fe3+ आयन का आवेश घनत्व Fe2+ से ज़्यादा है, अतः FeCN6 3- का स्थायित्व अधिक होगा। सेकंड हमारा पॉइंट है समान लिगेंड के साथ संकुल का स्थायित्व क्रम। स्थायित्व का क्रम हमने दिया है इस तरह से Cu2+, Ni2+, CO2+ एंड Fe2+। इस तरफ जा रहे हैं तो स्थायित्व घट रहा है। स्थायित्व क्यों कम होता जा रहा है, जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो धनायन का आकार बढ़ रहा है, आवेश घनत्व का मान कम हो रहा है, इसलिए स्थायित्व भी इस डायरेक्शन में जाएंगे तो कम होगा। नेक्स्ट जो स्थायित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है हमारा, लिगैंड की प्रकृति। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिगैंड में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होगी उतना ही संकुल ज़्यादा स्थायी होगा। लेट्स सी द एग्जांपल। CuCN की होल 4 2- इसकी स्टेबिलिटी CuNH3 की होल 4 2+ से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि Cn- लिगैंड की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अमोनिया की तुलना में ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा प्रवृत्ति लिगैंड की इलेक्ट्रॉन युग्म देने की होगी उतना ही स्थायी संकुल बनेगा। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लिगैंड पर जितना ज़्यादा आवेश घनत्व होगा। आवेश घनत्व ज़्यादा कब होगा, आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश अपॉन त्रिज्या। तो जितना ज़्यादा आवेश होगा और आकार जितना छोटा होगा, त्रिज्या जितनी कम होगी, उतना ही आवेश घनत्व ज़्यादा होगा। और लिगैंड पर आवेश घनत्व ज़्यादा है तो संकुल का स्थायित्व ज़्यादा होगा। सी द एग्जाम्पल। Fe(F6) 3- स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, आगे जा रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा FeCl6 3- की उससे कम, और FeBr6 3- की उससे भी कम। यहाँ पर Br6 है, Br6 3- की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है।
अब ये स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों आई है? यहाँ पर लिगेंड है हमारा F-, यहाँ पर है लिगेंड हमारा Cl-, यहाँ पर हमारा लिगेंड है Br-। हम इस ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पर आवेश घनत्व क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आवेश तीनों पे समान है, परंतु त्रिज्या F से Br की ओर जाते हैं तो बढ़ रही है, इसलिए आवेश घनत्व का मान FCl-Br इस ऑर्डर में आवेश घनत्व कम हो रहा है और इसी क्रम में संकुल का स्थायित्व भी कम होता जाएगा। नेक्स्ट जो कारक है वो है किलेट वलय की उपस्थिति। यदि लिगेंड धातु आयन के साथ किलेट वलय बनाता है तो संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। सीधा एग्जाम्पल, ट्रिस एथिलीन डाई अमीन निकल सेकेंड आयन, और ये हमने लिया है हेक्साएमीन निकल सेकेंड आयन। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? NiEn की होल प्राइस 2+ आयन की क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि एथिलीन डाई अमीन एक किलेट लिगेंड है, तो जहाँ किलेट वलय बनती है वहाँ पर स्थायित्व ज़्यादा होता है। अब इस चैप्टर का लास्ट हमारा पॉइंट है उपसहसंयोजक यौगिकों का महत्व और अनुप्रयोग। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब अनुप्रयोग के हमारे पास में 3 पॉइंट्स है। पहला है जैव प्रणाली में इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स में कहाँ कहाँ संकुल आयन अपनी भूमिका अदा करते हैं। पहला उदाहरण है इसका रक्त का लाल वर्णक। हम जानते हैं रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन भाग प्रोटीन है और हिम भाग प्रोस्थेटिक भाग होता है। ये जो हिम भाग है वो Fe2+ का संकुल यौगिक है और हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? ऑक्सीजन के वहन का, ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य करता है। सेकंड है हमारा क्लोरोफिल वर्णक। क्लोरोफिल की आवश्यकता कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और क्लोरोफिल किसका संकुल है? Mg2+ आयन का संकुल। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12, इसका नाम क्या होगा? साइनोकोबालामीन, और ये किसका संकुल है? CO3+ का। नेक्स्ट है प्लेटिनम का संकुल सिसप्लेटिन। ये हमने स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पर सिसप्लेटिन की। सिसप्लेटिन का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट है ब्रिटिश एंटीलुइसाइड BAL, एक संकुल यौगिक है जो कि AS, HG, SB, PB, CD इनके विष के इलाज में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है CAEDTA संकुल। इसका उपयोग कहाँ होता है? शरीर में उपस्थित लेड को हटाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है साइटोक्रोम C, ये Fe2+ संकुल है और जीवों के शरीर में होने वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस में ये सहायक होता है। और नेक्स्ट है प्लास्टोसाइनिन, ये Cu2+ का संकुल है और पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं में सहायता करता है। ये तो हमने पढ़ा बायोलॉजिकल सिस्टम में संकुल यौगिकों का क्या महत्व है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है धातुओं के निष्कर्षण में संकुल आयनों की भूमिका। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है निकल का निष्कर्षण। निकल के निष्कर्षण, निकल के शोधन की जो मॉन्ड प्रक्रम विधि है उसमें संकुल आयन बनता है। कौन सा संकुल आयन बनेगा? जो हमने अशुद्ध धातु या अशुद्ध जो अयस्क है उसकी क्रिया करवाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो एक वाष्पशील संकुल बनता है NiCO4। इस संकुल के रूप में निकल अलग हो जाएगी और इस टेट्रा कार्बोनिल निकल को जब गर्म करते हैं तो निकल धातु अलग हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल धातुओं के निष्कर्षण में सिल्वर Ag तथा गोल्ड का निष्कर्षण। पहले हम लेते हैं सिल्वर का निष्कर्षण में क्या रिएक्शन होती है। सिल्वर का अयस्क है Ag2S, सिल्वर ग्लास। इसकी क्रिया करवाते हैं हम NaCN के साथ, सोडियम साइनाइड के साथ, तो हमें एक विलयशील संकुल बनता है NaAgCN की होल ट्वाइस। इस विलयशील संकुल के रूप में सिल्वर अलग हो गया
अब इस विलयशील संकुल की क्रिया करवाते हम जिंक छेलन के साथ। तो जिंक Ag को संकुल में से हटा देता है, सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट बन जाता है और हमारी Ag धातु अलग हो जाती है। सेकंड है हमारा गोल्ड का निष्कर्षण। गोल्ड के निष्कर्षण में भी इसी प्रकार से जो गोल्ड का अयस्क है उसकी क्रिया करवाई जाती है NaCN के साथ। संकुल बन जाएगा विलयशील NaAuCN की हॉल ट्वाइस और फिर इस संकुल की क्रिया करवाते हैं जिंक के साथ। तो जिंक आ जाएगा, Au को हटा देगा और हमारी Au धातु अलग हो गई। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट। तीसरा और लास्ट हमारा अनुप्रयोग है संकुल यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण में। गुणात्मक विश्लेषण मीन्स साल्ट एनालिसिस जब हम करते हैं उसमें अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान करते हैं। तो क्षारीय मूलकों की पहचान करते समय ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर धातु आयनों के संकुल यौगिक बनते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? क्षारकीय मूलकों के प्रथम समूह में समूह अभिकर्मक हम मिलाते हैं तनु HCl और अगर हमें वाइट PPT मिलता है तो इसका मतलब Ag+ आयन या फिर Hg2 आयन हो सकता है। ये जो वाइट PPT मिला उसको हम NH4OH के साथ क्रिया करवाते हैं। यदि NH4OH के साथ में घुलनशील संकुल बनता है तो इसका मतलब Ag+ उपस्थित है और अगर NH4OH के साथ काला अवक्षेप बनता है तो इसका अर्थ क्या होगा? Hg2 आयन उपस्थित है साल्ट में। रिएक्शन क्या होगी? AgCl है तो NH4OH के साथ क्रिया करके AgNH3 की हॉल ट्वाइस Cl विलयशील संकुल बनेगा और अगर Hg2 है तो काला अवक्षेप प्राप्त होता है। फर्स्ट समूह के लिए है ये तो संकुल यौगिक जो बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है? द्वितीय समूह में सेकंड A और सेकंड B के धनायनों के सल्फाइडों के पृथक्करण के लिए हम पीला अमोनियम सल्फाइड का प्रयोग करते हैं। सेकंड A के सल्फाइड होते हैं वो तो पीले अमोनियम सल्फाइड में अविलेय हैं और सेकंड B के सल्फाइड पीले अमोनियम सल्फाइड के साथ विलयशील संकुल बनाते हैं। सेकंड B में कौन कौन से क्षारकीय मूलक होते हैं? AS3+, Sp3+, Sn2+ और Sn4+। हमने यहाँ एक रिएक्शन दी है। मान लिया सेकंड B का Sn4+ आयन उपस्थित था तो ये टिन का सल्फाइड है। जब पीले अमोनियम सल्फाइड के साथ क्रिया करवाई जाएगी तो ये विलयशील संकुल बनता है अमोनियम थायोस्टेनेट का। तो इस प्रकार से हम सेकंड A और सेकंड B को अलग कर सकते हैं। सेकंड A पीले अमोनियम सल्फाइड के साथ अविलेय रहेंगे सल्फाइड और सेकंड B के सल्फाइड हैं तो वो पीले अमोनियम सल्फाइड के साथ विलयशील संकुल के रूप में अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार द्वितीय समूह में कॉपर 2+ आयन का परीक्षण करने के लिए K4FeCN6 विलयन डाला जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड तो चॉकलेटी अवक्षेप प्राप्त होता है। ये चॉकलेटी अवक्षेप किसका होता है? क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड का। नेक्स्ट हम ले रहे हैं तृतीय समूह में Fe3+ आयनों का परीक्षण। निश्चयात्मक परीक्षण करते हैं जब Fe3+ का तो K4FeCN6 विलयन के साथ नीला रंग प्राप्त होता है। ये नीला रंग किसके कारण बनेगा? फेरी फेरोसाइनाइड बनने के कारण। फॉर्मूला क्या होगा फेरी फेरोसाइनाइड का? Fe4FeCN की हॉल 6। इसी प्रकार से चतुर्थ समूह में जिंक का निश्चयात्मक परीक्षण करते हैं तो वहाँ भी हम K4FeCN6 विलयन बनाते हैं, विलयन मिलाते हैं तो हमें जिंक फेरोसाइनाइड का श्वेत या धूसर अवक्षेप प्राप्त होता है जो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है। निकल आयन का परीक्षण करने के लिए डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम विलयन के साथ निकल आयन गुलाबी रंग का विलयन देता है।
ये गुलाबी रंग का विलयन संकुल आयन बनने के कारण होता है। कौन सा? ये है हमारा डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम, जिसको हम DMG से शो करते हैं। और ये हमारा संकुल आयन बन रहा है निकल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट, जिसके कारण विलयन में गुलाबी रंग प्रदर्शित होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन, संकुल यौगिकों का स्थायित्व और संकुल यौगिकों के अनुप्रयोग। इसी के साथ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर समाप्त होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको हल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।